2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनको लेकर अमेरिका तक के लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। यहां करण थापर जैसे लोग उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और चर्चा इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे कि राहुल गांधी। और इसमें अगर मैं दावों की बात करूं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस देश के जो आईएएस और आईपीएस लॉबी है उनका विचार क्या है, उनकी इच्छा क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको पहले प्रशांत किशोर की उस भविष्यवाणी के बारे में बता देता हूं जिसपे उन्होंने फिर से एक बार यह दावा कर दिया करण थापर के इंटरव्यू में कि 4 तारीख में जब रिजल्ट आए तो लोग अपने पास पानी रखें क्योंकि पानी की उनको आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं उनको 4 तारीख में झटका लगेगा। हालांकि प्रशांत किशोर का जो आंकड़ा है, जो आकलन है, वो बाकी सबसे परे है। प्रशांत किशोर 300 के आंकड़े को छूते नहीं दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि 275 से 300 सीटें आएंगी, लगभग 300 सीटें आ सकती हैं। पिछली बार से 1-2 सीटें बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, ऐसा दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है उसको वो कतई मना कर देते हैं। और जब उनसे कोई ये पूछता है कि भाई आप जो कह रहे हैं आपके दावे के पीछे का आधार क्या है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, पीके पर हर लगभग चैनल पर चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर की जो एजेंसी है, जो उनका रणनीति बनाने का तरीका है, वो एक चुनावी रणनीतिकार हैं। वो एक सर्वे कर सकते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर नीचे नीचे क्या चल रहा है उसके मैं 2 उदाहरण दूंगा जिस पर मेरा दावा यह है कि प्रशांत किशोर भी जो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 के आसपास रहने वाली है, पिछली बार से कुछ सीटें 1-2 कम हो सकती है, ±5% वो बोल रहे हैं कि भाई 303 का 305 हो सकता है। मैं दावे से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें ला रही है। अब मेरा दावा क्यों है, क्यों वो उन दावों को नहीं मान रहे हैं प्रशांत किशोर जिसमें योगेंद्र यादव सरीखे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 200 सीट नहीं ला पाएगी। असल में उसके पीछे करण थापर का प्रश्न था और करण थापर ने जब पूछा कि आपका जो आधार है आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो जो अभी मोदी विरोधी नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 20 सीटें लूज कर रही है। यानी 2019 में जो 62 का आंकड़ा था, कहीं ना कहीं ये लोग पिछली बार से भी कम सीटें दिखाई दे रहे हैं। कहते साहब एनडीए की तो 50 भी सीटें नहीं आएंगी, कोई कहता 20 सीटें आएंगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में जहां 80 लोकसभा सीट है, ये जो योगेंद्र यादव सरीखे लोग हैं ये 40 भी सीट देने में मना कर रहे हैं। कहते थे ना वो तो 20-25 सीट पे अटक जाएगा। 200 सीटें पूरे देश में, इस पर प्रशांत किशोर का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में आज भी टफ फाइट है, माना टफ फाइट है। और वो टफ फाइट कहां है, तो वो कन्नौज में टफ फाइट है, टफ फाइट वो मैनपुरी में है, आजमगढ़ में है, और ये टफ फाइट रायबरेली में भी है जहां से राहुल गांधी खड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी टफ फाइट है क्योंकि मेरठ में जो जीत का जो अंतर है वो लगभग 5000 वोटों का था और इसलिए वहां भी टफ फाइट दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अभी आज बैठकर ये घोषणा कर दे कि मोदी जी यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश की 20 सीटें हार रही है। 80 में से 20 घटाएंगे तो भी 60 बैठता है, तो इसको कह रहे हैं कि साहब ये तो लॉस है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का आकलन, और मैं जो आपको बता रहा हूं आज मेरी बात नोट कर लीजिए, पिछला चुनाव जो है 2019 का, आप देखेंगे कि उससे इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें बढ़ोतरी कर रही है। यानी 72 से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है। 2014 वाला आंकड़ा आपको एक बार फिर से दिखाई देगा। यहां केवल और केवल जो सीट है मैनपुरी की जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ में टफ टक्कर जरूर दे रहे हैं, जातिवाद हावी है, MY समीकरण हावी है, लेकिन यह आपको दिखाई देगा। और रायबरेली एकमात्र सीट ऐसी है जहां पर टफ फाइट कांग्रेस दे रही है, लेकिन 5 सीटें तो कम से कम आपको बता दूं वो इंडिया अलायंस उनके खाते में जा सकती है। तो अगर 75 सीटें आती हैं तो यह भी बढ़ोतरी है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से आंकड़े रखे हैं उसके अनुसार, वो पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं कि जो उन्होंने साउथ के प्रदेशों के बारे में बताया है कि यहां लूज है तो साउथ में गेन है,
यहां आपको यहां गेन है करने के बाद जब वो कहते हैं कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा का नंबर आता है कि 10 वहां लोकसभा सीट है, तो 10 में से भारतीय जनता पार्टी लूज करती दिखाई दे रही है, जाट बहुत नाराज है। वो मैं आपको आज आंकड़ा बता रहा हूं जो बिल्कुल सटीक आंकड़ा है, जमीनी स्तर का आंकड़ा है। हालात ये हैं कि हरियाणा में आज की डेट में आपको बता दूं 10 में से 8 सीटें, 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर कट जीतती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर टफ फाइट है, और वो जो 2 सीटें हैं उसमें एक है रोहतक, जहां से दीपेंद्र हुड्डा खुद मैदान में है, और वो कांग्रेस की एकमात्र सीट ऐसी है कि पूरी कांग्रेस प्रदेश की पूरी ताकत वहीं पे हुड्डा साहब ने लगा रखी है। इसके आगे दोनों बापू बेटा कहीं बाहर नहीं गए निकलकर, उनको लगता है कि अगर यहां से बाहर निकले ये सीट भी जा सकती है। जाट 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 करने के बाद राजनीति जो कर रहे हैं, वो जाट बेल्ट में किसान आंदोलन में एक हवा बनाई थी, लेकिन उसके बाद उस हवा को निकालने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया, और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष एक जाट को बनाया। इसके अलावा ओबीसी कम्युनिटी के लिए आज तो मुखर होकर हरियाणा के जाट बोल रहे हैं कि ओबीसी कम्युनिटी को, जाटों को ओबीसी का दर्जा दिलाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह काम हुआ था। बाद में ये कांग्रेसियों ने ये इसको मना कर दिया, जाट बेल्ट में ये माना गया हरियाणा में कि साहब हम तो पिछड़े वर्ग में आ जाएंगे, और इसलिए उसको हटवा दिया। ये पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन इसकी चर्चा हो रही है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर हरियाणा की बात करें 2019 और अब की तुलना करें, तो 2 सीटें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिस पर टफ फाइट है। एक रोहतक की सीट है, दीपेंद्र हुड्डा जिससे हैं, दूसरा कुमारी सैलजा हैं जो सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अब जो आंकड़ा है वो सिरसा सीट पे भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस उन्हें हरवाने में लग गई है, पॉलिटिक्स चल रही है, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई वहां नेता जाकर उनका प्रचार नहीं कर रहा, सब के सब हुड्डा का चुनाव लड़वाने में लगे हैं। कुमारी सैलजा को अकेला छोड़ दिया, अपने दम पर चुनाव लड़ो, और इसके कारण आपको बता दूं लगभग 1 लाख वोट से कुमारी सैलजा हारती दिखाई दे रही हैं। अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के मुझे तो वहां जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम फैसला पब्लिक करेगी, लेकिन जो जाटों की बात भी मैं कर रहा हूं, वहां उस सीट पर उतने संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जो जाट भी हैं वो भी वोट बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। महिलाओं का वोट और बाकी लोग, ये मोदी की लहर है। और केवल एक सीट हरियाणा में इस बार वो रोहतक की सीट है। यहां रोहतक की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा जीत सकते हैं। तो लूज कितनी हुई? मात्र 1। उत्तर प्रदेश में कितनी गेन हुई? लगभग 10। बिहार की बात करें इसी तरह, बिहार का दावा पीके का भी है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 40 सीटों में से अगर वहां लूज होती है तो मुझे लगता है 2 से 3 सीटें लूज हो सकती हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब इसको आप कहें पिछली बार 39 थी तो इस बार 37 हो गई, तो हाँ 2 का घाटा है। लेकिन दोनों राज्यों की पूर्ति, हरियाणा की एक और इधर बिहार की, इसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश से हो रही है। इसी तरह बंगाल के बारे में पीके का आकलन है, और इसी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं है। और आपको एक बात बता चुका हूं मैं पहले भी कि इस तरह का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। हालांकि अब कोई बात बची नहीं है, अब 50-60 सीटें बची हैं, 5 फेज पूरे हो चुके हैं, 2 बचे हैं। 2 फेसों में इसके बाद भी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि यहां जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिले, एक हवा बनाई जाए, एक फर्जी हवा बनाई जा रही है। और जो आईएएस लॉबी है उसके अंदर एक चर्चा है, ये चर्चा चलवाई जा रही है कि मोदी तीसरी बार तो नहीं बन रहे हैं, मोदी तो बुरी तरह हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉबी जो है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी के पक्ष में कहीं खड़े होते दिखाई दें। अधिकारियों के पक्ष में और विपक्ष में खड़े होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार ऐसी शिकायत होती है, शिकवे होते हैं, चुनाव आयोग है, अधिकारी है, उनको देखते हुए ये बात बोली जाती है। आपको बता रहा हूं कि नैरेटिव चलाने में ये अधिकारी काम करते हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है इनके द्वारा भी। जैसे आप देखते हैं कई बार अमेरिका के अखबार में कुछ छपवा दिया, उसकी चर्चा भारत में हो गई। ऐसे ही ये चर्चा करवाई जा रही है, नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए पीके भी बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का बयान क्या है? प्रशांत किशोर 300 का आंकड़ा देते हैं, 300 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी पीके हूं, मेरा भी नाम पवन कुमार है, मैं आपको अपना आंकड़ा रह रहा हूं। आप, मैंने पहले भी चुनौती दी है, 350, मेरी बात नोट कर लीजिए, 350 ± 10। तो
प्रशांत किशोर की चर्चा केवल इसलिए है कि वो जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये सब के सब, इनमें से कोई मोदी की सरकार बनाने को तैयार नहीं है। सब नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं और सब में ये दो मुझे दिखाई देता है, एक दो लोग कि साहब मोदी तो आ ही नहीं रहे हैं। पहले कहेंगे मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते, अब इंटरव्यू पे इंटरव्यू मोदी जी ने दे दिया, तो अब कह रहे हैं वो तो जो कैमरा है ना, वो कैमरे भी सब उन्हीं के हैं, वो तो सब वहां पे प्रश्न भी पहले से तय हैं, अब वो भी नहीं चल रहा है। मोदी जी तो चलती गाड़ी में इंटरव्यू दे रहे हैं, भैया वहां तो तुम्हारा चैनल का कैमरा है। तो कुल मिलाकर के नैरेटिव सारे बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव ध्वस्त हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा झटका यदि बीजेपी इंडिया अलायंस को देगी, मेरी बात आज आप नोट कर लीजिए, उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, उत्तर प्रदेश से झटका लगेगा इंडिया अलायंस को, दूसरा झटका लगेगा पश्चिम बंगाल से, तीसरा झटका लगेगा ओडिशा से, चौथा झटका लगेगा हरियाणा से और पांचवा लगेगा पंजाब से। इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो रिजल्ट देगी, आप सब चौंक जाएंगे। अंडर करंट इतना ज्यादा है, झंडा बेशक हरियाणा में और पंजाब में किसी ने ना लगाया हो बीजेपी का, सब कांग्रेस का झंडा लगाए बेशक घूम रहे हो, क्योंकि लोगों में डर है कि उनके ऊपर बाद में हमले किए जाएंगे। लेकिन बटन दबाएंगे जब वो, तब पता लगेगा। और यही हाल पश्चिम बंगाल का है। अमित शाह का दावा 30 सीटों का है, मैं वहां 25 सीटें मानकर चल रहा हूं। बीजेपी वेस्ट बंगाल में 25 सीटें लाएगी इस बार, तो 7 सीटों की बढ़ोतरी है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 7 सीटें जीतती दिखाई दे रही है 13 में से, और ये बढ़ोतरियों की चर्चा कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मोदी को कोई अधिकारी देखना नहीं चाहता। सबको पता है कि मोदी जी अगर आ गए तो उनका तो एक ही पैटर्न है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।